नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 1 राख की रस्सी के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ये जो है ये मुख्य लाइन है और इस मुख्य लाइन पर आधारित 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा था, भोला था, उसमें समझदारी नहीं थी, होशियारी नहीं थी, चालाकी नहीं थी और इसलिए तिब्बत के जो मंत्री थे लोनपोगार वो परेशान रहते थे कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, ये दुनियादारी कैसे निभाएगा, ये अपने जीवन को कैसे चलाएगा। इन सब बातों को लेकर वो चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। अगला प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। जैसे कि पाठ के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि लोनपोगार ने क्या किया, उसे 100 भेड़ों के साथ शहर में भेज दिया ताकि वो भेड़ों के माध्यम से पैसा कमा सके और शहर के लोगों से काम करने के तरीके को सीख सके। लेकिन अगर हम लोनपोगार की जगह हों तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। हर किसी का अपना उत्तर होता है। यहाँ पर एक कॉमन जो उत्तर है वो मैंने लिख दिया है। यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए उसको प्रेरित करती, यानी उसे मोटिवेशन देते कि वो काम को सीखे और काम को करे। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ये मुख्य लाइन है और इस पे आधारित 3 प्रश्न हैं। पहला है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। उसने भेड़ें देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना और साथ में जौ के 100 बोरे भी लेकर आना। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लोनपोगार ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए उसे भेजा था। वो ये देखना चाहते थे कि ये भेड़ों के माध्यम से पैसे कमा सकता है या नहीं। तो उसने उसे शहर में इसलिए भेजा कि वो शहर से दुनियादारी सीखे, काम करने का तरीका सीखे। अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर में क्यों भेजा। क्योंकि अगर वो उसे खाली हाथ भेजते तो शायद वो कुछ ना कर पाता, लेकिन उन्हें ये था कि भेड़ों के माध्यम से वो कैसे अपने दिमाग का प्रयोग करके पैसे कमाए, इसलिए उन्होंने उसके साथ भेड़ें भेजी थी। हम ये भी लिख सकते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी और काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो बच्चों ये उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक उत्तर मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इसे अपने अनुसार, अपने अड़ोस पड़ोस के अनुसार इस उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले मेरे दादाजी उत्तराखंड के गांव में रहते थे, वे वहीं के निवासी थे। काम की तलाश में उन्हें गांव से शहर आना पड़ा। मेरे पिताजी का जन्म भी गांव में ही हुआ था, परंतु पिताजी की अच्छी पढ़ाई के लिए दादाजी उन्हें भी अपने साथ शहर ले आए। तब से लेकर अब तक वे सब शहर में रहते हैं और शहर कौन सा है, दिल्ली। हमारे पड़ोस में एक दक्षिण भारतीय परिवार भी रहता है। दक्षिण भारतीय इट मीन्स साउथ इंडियन। उनका घर तमिलनाडु के एक गांव में है। उनका परिवार छोटा है। उन्हें भी नौकरी की तलाश में दिल्ली में आना पड़ा। मैंने उनके परिवार के सारे सदस्यों से बात की है और उनका उत्तर यहाँ पर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, यानी अपने पड़ोस के परिवार से जो बातें की हैं उसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। और क्या है वो, पहले वे यहाँ आकर थोड़े दुखी थे क्योंकि उनके सभी सगे संबंधी वहीं रहते थे। कहाँ रहते थे, तमिलनाडु में। वे दिल्ली जैसे शहर में अकेले हैं। आरंभ में उन्हें यहाँ बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीख ली। अब वे खुश हैं। यहाँ आकर उन्हें वे सब सुख सुविधाएं प्राप्त हुई जो उन्हें गाँव में नहीं मिलती थी। तो इस प्रकार आप इस उत्तर को अपने अनुसार
लिख सकते हैं। यह आपकी समझ के ऊपर है कि आपने अपने पड़ोसियों से कैसे बात की और आपने अपने दादा या दादी से कैसे बात की और फिर उसके बाद अपने उत्तर को लिखा। अगला प्रश्न है, जौ एक तरह का अनाज है। जैसा कि आप देखते हैं नवरात्रों में लोग अपने घर में जौ बोते हैं और 9 दिन तक उस जौ को सींचते हैं। तो आप देखते हैं कि 9वें दिन वो जौ जो है इतनी अच्छे से खिल जाती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। हमें गेहूं और जौ से संबंधित और अनाजों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गेहूं की लाइन में चना और ज्वार और जौ की लाइन में बाजरा या मक्का। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब जो हैं वो एक ही श्रेणी में आते हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ज्वार और मक्का। अगला प्रश्न है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, और जहाँ पर पूरे समूह का वर्णन होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि वो एक नाम है। गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो अनाज क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। हमें ये बताना है कि इन सभी शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है और जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे लेह, लेह एक राज्य का नाम है, तो यहाँ पर लेह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु, कौन सी धातु, ये धातु जो है सोना, चांदी, तांबा, इन सब का ज्ञान करा रही है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। शेरवानी एक विशेष प्रकार का ये परिधान है, तो शेरवानी नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भोजन, भोजन में कुछ भी आ सकता है, इसलिए भोजन जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी विशेष भोजन का यह बोध नहीं करा रहा है। तांबा, तांबा व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि जब धातु था तो जातिवाचक था, लेकिन जब तांबा लिखा होगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा। खिचड़ी, क्योंकि व्यंजन का नाम है, भोजन का नाम है, इसलिए खिचड़ी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। शहर, क्योंकि कौन सा शहर है उसका नाम नहीं है, इसलिए शहर जातिवाचक संज्ञा होगी। और वेशभूषा, कौन सा परिधान, कौन सी वेशभूषा, कौन सी ड्रेस, कोई नाम मेंशन नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि वेशभूषा संपूर्ण वेशभूषाओं का बोध करा रही है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अभी जो हमने जातिवाचक संज्ञाएं पढ़ी, हमें उनके लिए क्या सोचने हैं, 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे धातु है, तो धातु जातिवाचक है क्योंकि वो संपूर्ण धातुओं का ज्ञान करा रहा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा, सोना, चांदी और तांबा। हम यहाँ पीतल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिए, सोना, चांदी, तांबा। उसी प्रकार भोजन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, हम ये कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें 3 ही लिखने हैं, इसलिए रोटी, दाल, चावल। शहर, शहर इतने सारे शहर हैं, हमने दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद, मुंबई, मद्रास, कोई भी 3 शहर के नाम लिख सकते हैं। वेशभूषा यानी संपूर्ण जितने भी हमारे पहनने के परिधान होते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ के नाम लिखेंगे, कुर्ता, पजामा, साड़ी, सूट। आप कोई भी 3 जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं, किन्हीं 3 परिधानों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। जैसे इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो लोनपोगार थे वो उस लड़की के आगे हार मान गए, क्योंकि फिर उनके लिए वो क्या थी, लोनपोगार के लिए वो लड़की क्या थी, नहले पर दहला, यानी वो चालाक और हाजिर जवाब थे, तो ये भी समझदार थी और चालाक थी और होशियार थी।
तो तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो यहाँ पर जैसे लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बनाई थी, उसी प्रकार आप अपनी कक्षा में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण हमने दे दिया है, ये आप खुद करेंगे, खुद आइडियाज़ सोचेंगे कि हम यहाँ पर कौन कौन से उपाय सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे एक बार एक मित्र ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ। अब पानी का पत्थर तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ क्या है, और अपने हाथ पर थोड़ी देर रखो। अब पानी के पत्थर को अपने हाथ पर थोड़ी देर रखो, तो इसमें सूझबूझ का इस्तेमाल किया तो क्या होगा। हमने फ्रिज में देखा है कि फ्रिज में जो बर्फ़ होती है वो पत्थर के आकार की हो जाती है, पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर सूझबूझ का इस्तेमाल करके क्या किया गया, मैंने बर्फ़ का टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया। इस तरह अपनी सूझबूझ से कोई भी खेल आप लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अब क्योंकि जब मंत्री को पता चला कि उसके बेटे की मदद उस लड़की ने की है और भेड़ों के बाल बेचकर 100 जौ के जो बोरे हैं वो खरीद कर भेजे हैं, तो उन्हें खुशी नहीं हुई, क्योंकि अगर ये काम उनका बेटा खुद करता तो उन्हें बहुत खुशी होती। लेकिन उस लड़के की मदद किसने की थी? उस शहर की अनजान लड़की ने। तो इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं हुए। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया कि बेटा उनका दिया हुआ काम कर आया, लेकिन जब उन्हें पता चला होगा कि यह काम उनके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहते थे, लेकिन लड़की के कारण ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बेटे ने अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं किया। वो लड़की के सहारे ही उसने दोनों बार 100 जौ के बोरे खरीदे। अगला है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। ये आपका इमेजिनरी उत्तर है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो भेड़ के सींग होते हैं या भेड़ के बाल होते हैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ये उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। जो एक कॉमन आंसर है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जो घर में हम सजावट का सामान सजाते हैं वो भेड़ों के सींगों से बनाए जाते हैं। कुछ सामान, ये नहीं कि सारे सामान, कुछ सामान भेड़ों के सींगों से बनाए जाते हैं। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। और आप और भी सर्च कर सकते हैं कि भेड़ों के बालों का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं और भेड़ों के सींग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और आप अपने इस उत्तर में उसको ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कहानी में थे, लोक कथा में थे, हमें उसे अपनी भाषा में लिखना है। जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, इसे हम अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं? जिंदगी आराम से कट रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वह बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। तो इस प्रकार से जो पुस्तक के अंदर पंक्तियां दी गई हैं उसको हमने अपने अनुसार यहाँ पर लिख दिया। अगला प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। ये तो हमने पाठ पढ़कर जान लिया कि उनका बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो अब इस पाठ के अंतर्गत होशियार, चालाक, भोला और बुद्धू शब्द आए हैं, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है। होशियार तथा चालाक। होशियार का अर्थ है समझदार, जो समझदारी से
काम करे। होशियार व्यक्ति हर काम को होश से करता है, होशो हवास में करता है। वह काम को जल्दी से नहीं करता। वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोचकर निर्णय लेता है। जो होशियार व्यक्ति होगा वो एकदम से किसी भी काम का डिसीजन नहीं लेता। वो उस काम को करने से पहले ये देखता है कि इसके अच्छे परिणाम क्या होंगे और इसके बुरे परिणाम क्या होंगे, उसके बाद वो उस कार्य को करता है। तो ये एक समझदार और होशियार व्यक्ति की पहचान होती है। उसी प्रकार चालाक का अर्थ होता है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है। इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, फिर वह अच्छी हो या बुरी। वैसे प्राय आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो चालाक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो चालाकी से काम करता है। वो हर एक उपाय ले लेता है, हर एक उपाय से अपने काम को करता है, चाहे उसके लिए उसे किसी का बुरा करना पड़े, चाहे वो उसे किसी का अच्छा करना पड़े। तो समझदार और चालाक, इन दोनों में ये अंतर है कि वो अपनी चालाकी से काम करते हैं और वो अपनी समझदारी से काम करते हैं। अगला है भोला और बुद्धू। जो भोला और बुद्धू कौन होता है? भोला जो है वो बिल्कुल सीधा साधा होगा, बहुत शरीफ सा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? भोला कहेंगे। और उसे चालाकी छूकर भी नहीं गई होती है, यानी उसमें बिल्कुल भी चालाकी चतुराई ये सब नहीं होता। बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू शब्दों को लोग एक ही रूप में ले लेते हैं। लोग बिना सोचे समझे होशियार तथा चालाक दोनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, भोला तथा बुद्धू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इन चारों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान और क्यों? लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। यह ऐसा नहीं हुआ कि उसने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना, पहले उसने ध्यान से उसकी बात को सुना और फिर अपने अनुसार समझदारी से उसकी मदद की। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी में लोनपुगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कहानी में शहर की अनजान लड़की और लोनपुगार का बेटा, यही दो जो हैं, ये दो बातें आई हैं, उन दोनों का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की का कोई नाम दो। यानी उन लोनपुगार के बेटे को और लड़की को हमें कोई नाम देना है और हमें उन्हें कोई तिब्बती नाम देना है। तो अब ये हम तिब्बती नाम देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं? नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू, दोरजे। ये क्या है? हमारे लिए बड़े अजीब से नाम हैं, लेकिन ये क्या है? ये कोई खाने की चीज़ें हैं या कोई घूमने की जगह के नाम है? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में बहुत शुभ माने जाते हैं। अब यहाँ पर इन नामों के कुछ अर्थ बताए गए हैं। जैसे नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को, यानी जो बच्चे संडे को पैदा होते हैं उन बच्चों का नाम क्या रखा जाता है? नाइमा। और नाइमा क्यों रखा जाता है? इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। कहते हैं सूर्य देवता में बहुत शक्ति होती है और जिस बच्चे का नाम नाइमा रखा जाएगा तो नाइमा से यानी बार बार जब सूरज का उच्चारण होगा तो उस बच्चे के अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं और तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब हैं, सोमवार और चांद। तो डावा का अर्थ क्या है? सोमवार और चांद, यानी ये लड़का और लड़की दोनों के ही नाम हो सकते हैं। और ये किन बच्चों के नाम रखे जाते हैं? जो बच्चे सोमवार को पैदा होते हैं। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। अगर लड़की का नाम डावा है तो क्या हो जाएगा? चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और इस दुनिया के अंधकार को दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है, क्योंकि तिब्बत में बुद्ध की पूजा की जाती है, बुद्ध को माना जाता है, तो वहाँ पर स्त्री पुरुषों पर भी इसके नामकरण का प्रभाव है। जैसे कि दोलमा नाम बहुत मिलता है, ये बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। जो दोलमा है वो तिब्बती जो
बुद्ध के स्त्री रूप थे तारा, उनका ही तिब्बती नाम है। तो यहाँ पर इन नामों में से हमें कोई दो नाम लोनपोगार के बेटे और उस शहर की अनजान लड़की को देने हैं, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने दिया है लोनपोगार के बेटे का नाम नूखू व लड़की के लिए डावा नाम उचित लगता है। आप इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही नाम लिखें। तो बच्चों, आज हमने राख की रस्सी के प्रश्नोत्तर किए। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।